Yeah. So in today's class, what I have in today's class, I have for you ऑगस्टन एज और क्लासिक एज। जो ऑगस्टन एज है उसी को हम क्लासिक एज भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा एक टर्म आता है या फ्रेज आता है नियो क्लासिकल एज। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑगस्टन एज और क्लासिक एज, तो ऑगस्टन या क्लासिक एज का जो टाइम है, आपको अगर आप देखेंगे ऑगस्टन एज, AUGUSTAN, ऑगस्टन एज या जो क्लासिक एज है उसका जो टाइमिंग है 1700 से 1745। इस एज के जो सबसे बड़े पोएट थे उनका नाम अलेक्जेंडर पोप था। ALEXANDER, अलेक्जेंडर पोप। तो उसके नाम पर हम इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर टू आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑगस्टन एज को 1700 से 1745 ईस्वी तक हमें ध्यान में रखना है, और उस एज के जो लीडिंग पोएट थे या जो बड़े पोएट थे उनका नाम अलेक्जेंडर पोप रहा है, वो अलेक्जेंडर पोप थे। आई वुड लाइक टू जस्ट से वन सिग्निफिकेंट पॉइंट, और वह सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है? वह सिग्निफिकेंट पॉइंट यही है कि ये पार्टिकुलर एज क्या कवर करता है। इस पार्टिकुलर एज में 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक में अगर आप देखेंगे कि जो रेस्टोरेशन एज था, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उसका बेसिक फीचर था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे उसका बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? हीरोइक कपलेट, आयरनी, सटायर, पोर्टली मैनर, एरिस्टोक्रेटिक, आप कह सकते हैं कि जो लाइफ थी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास को लेकर के बात की जा रही थी, कुछ ऐसा ही उसी पैटर्न पर चीजें रही है। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जो ये ऑगस्टन एज है, इसका नाम क्यों ऑगस्टन एज रखा गया? एक रोमन किंग थे, ऑगस्टस थे, रोमन किंग थे। इसका नाम जो है रोमन किंग ऑगस्टस, AUGUSTUS। जो रोमन किंग ऑगस्टस थे उनके जमाने में रोम, जो रोमन लिटरेचर था उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत वो फ्लरिशिंग कंडीशन में था या बहुत रिच कंडीशन में था। तो अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोवर्स ने उस समय का जो स्टाइल था पोएट्स का लिखने का या चीजों का, उस स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया। इस वजह से उस एज को क्लासिक एज कहा जाता है, और अलेक्जेंडर पोप के एज को नियो क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज या क्लासिक, या आप कह सकते हैं कि नियो क्लासिक एज, ऑगस्टन एज, या आप कह सकते हैं एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है। तो किंग ऑगस्टस के बारे में ये हमें पता होना चाहिए। बाकी हमें क्या पता होना चाहिए कि इस एज के जो लीडिंग पोएट थे वो कौन थे? इस एज के जो लीडिंग पोएट थे वो अलेक्जेंडर पोप थे। उनके नाम पर इसको एज ऑफ पोप कहा जाता है। चौथा चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस एज में और क्या क्या चीजें रही हैं, वो हमें पहले से भी पता है। जैसे आयरनी का यूज हुआ, सटायर का यूज हुआ है, हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है। ये सारी चीजें आती है, आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट। इसके अलावा इस एज में और क्या चीज आती है? इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस एज में कोर्टली मैनर, कोर्टली मैनर्स का, यह जो एज था ह्यूमन नेचर को इमिटेट, जो ह्यूमन नेचर है, नॉट नेचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बल्कि ह्यूमन नेचर का को इमिटेट करने का एज था। यह जो एज था वो एक तरह से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे, उसी रूल्स में रह करके चीजों को लिखना था। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के अलावा एक
स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और ये था कि जो कुछ भी, इफ वट एवर यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पोयम और पोइट्री के फॉर्म में, यू हैव टू राइट ओनली इन हीरोइक कपलेट। तो एक तरह से कहा जाए कि हीरोइक कपलेट मैंडेटरी था उस समय, अगर आप एक अच्छे पोएट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा इस एज में पोएट्स का, पोइट्री का एक फॉर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉक एपिक कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपका रेप ऑफ द लॉक है, रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक का एज था। इसके अलावा यह जो एज था आपका प्री रोमांटिक पोइट्री का एज था, प्री रोमांटिक पोइट्री, जिसमें याद है जेम्स थॉमसन ने शुरू किया था, थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और उसके बाद आपका विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग था, ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज था। तो प्री रोमांटिक का पोइट्री भी आती, रोमांटिक इससे पहले जो है पोइट्री में कुछ रोमांटिसिज्म या नेचर को लेकर के बात की जाती है। और इसके अलावा ड्रामा में यह जो एज रहा है, एक काम होता है ड्रामा में जिसका नाम है सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी। एक और इसी समय ड्रामा का आता है एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, VCRP 5, ये चीज था। इसके अलावा लिटरेचर में एक और चीज आता है, सेंटीमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी। वन वी सी, एक और चीज हम देखते हैं लिटरेचर में खास करके इस एज पे, वो था आपका पीरियोडिकल एसे, पीरियोडिकल एसे। और उस पीरियोडिकल एसे में रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, वो ये दोनों लोग इसी समय में आए हैं। कॉफी हाउस का कल्चर पॉपुलर अब हो रहा है लगातार, जो कॉफी हाउस की बात हम लोगों ने रिस्टोरेशन एज में किया था, वो यहाँ पे मैगजीन्स का एज, जर्नल्स का एज, न्यूज़पेपर्स का एज। और इसी वजह से मैथ्यू अर्नल्ड ने इस सेंचुरी को, 18वीं शताब्दी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा हुआ है। किसने कहा? मैथ्यू अर्नल्ड ने। एक बात कई बार हम लोगों ने इस पे बात किया है कि अर्नल्ड ने इस सेंचुरी को क्या कहा है, MATTHEW, मैथ्यू अर्नल्ड सेड, यह जो एज था, इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इट वाज एन एज ऑफ, इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये बात था। यह जो एज था गॉथिक नॉवेल का एज था, होरेस वालपोल का कैसल ऑफ ऑटरेंटो भी लगभग इसी समय गॉथिक नॉवेल का एज। तो लगभग लगभग आपने देखा कि ये एज किस किस तरह से फेमस है या क्या क्या चीजें इस एज में आती है। मैं फिर से आपके, आप मेरे साथ, यू ऑल हैव टू रिवाइज सम simple questions I would like to ask. You have only to give me the answer. जो आपका एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, इसका और क्या क्या नाम है, और इसको वो नाम क्यों दिया गया है? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज नोन एज As a Augustan age, sir. Classical age, अगस्टन sir. एज या क्लासिक एज, अगस्टन एज। व्हाई इज इट कॉल्ड अगस्टन एज? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Because King was Because of at King that time the August. King August was किंग अगस्टस, किंग अगस्टस कहाँ के राजा थे? रोम के। home. रोम के राजा, रोम के राजा थे।
तो जो किंग ऑगस्टस थे उनका लेना देना क्या था, अलेक्जेंडर पोप से क्या लेना देना था? Sir, the poets of Augustine's age were influenced by the literature that was written during the King Augustus. या अलेक्जेंडर पोप imitated the literary principles or the way of writing, especially आप कह सकते हैं कि द एज ऑफ किंग ऑगस्टस या अंडर द नोबल गाइडेंस ऑफ किंग ऑगस्टस रोमन लिटरेचर फ्लरिश्ड, रोमन लिटरेचर डेवलप्ड, रोमन लिटरेचर वाज कल्टिवेटेड, and that age is known as classic age. And the literary principles, yeah, the way of writing which was done by the Roman poet under the noble guidance of King Augustus, it was imitated, इसको नकल किया गया by Alexander Pope and his followers. इसीलिए इस एज को हम क्लासिक एज कहते हैं और ये बात किंग अगस्टस के समय में हुई थी, इसीलिए इस एज को अगस्टन एज भी कहा जाता है। और इस एज को अलेक्जेंडर पोप का एज इसलिए कहा जाता है, यह जो एज रहा है अलेक्जेंडर पोप इस एज के लीडिंग पोएट थे। ये एज कब से कब तक रहा है? 1700 से 1745 तक। या गुड, फ्रॉम 1700 टू 1745। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इस एज में क्या क्या चीजें यूज में आई थी। आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, कोर्टली मैनर, अपर मिडिल क्लास लाइफ, ह्यूमन नेचर एक शब्द मैंने यूज किया था। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन नेचर? ह्यूमन नेचर से क्या मतलब? मैंने ये भी वर्ड यूज किया कि Sir, importance was given to humans. या इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का मतलब कि द नेचर ऑफ यू एंड आई, द नेचर ऑफ आर्स। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या चाहत है, इसमें मानव को सेंटर में रख करके, मैन को सेंटर में रख करके उसके नेचर को कॉपी किया गया, ना कि उस नेचर को कॉपी किया गया जिसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति इन द सेंस की वो नेचर जो वर्ड्सवर्थ के लिए गाइड है, गार्जियन है, केयर टेकर है, जो वर्ड्सवर्थ के लिए सेंटर ऑफ काम, ब्यूटी, उन सब चीजों को लेकर के है। तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है जो यहाँ पर रहा है। तो इस तरह से यू सी या यू फाइंड। और जो ऑगस्टन या क्लासिक एज है, इस ऑगस्टन या क्लासिक एज में अगर आप देखेंगे एक डेट है द रिवोल्यूशन ऑफ 1688, सॉरी 1688। ये तो है कि 1688 में, इसके पहले भी मैंने बताया था कि 1688 में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति का क्या नाम था? Sir, glorious revolution. ग्लोरियस रिवोल्यूशन। या ग्लोरियस रिवोल्यूशन। और उसको और भी एक नाम दिया गया था, Sir, bloodless revolution. ब्लडलेस रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन और ब्लडलेस रिवोल्यूशन। तो जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था या जो ब्लडलेस रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि जो लास्ट किंग थे स्टुअर्ट डायनेस्टी के, उनको बैन कर दिया गया और उनकी जगह जो है सिंहासन पर कौन आते हैं? विलियम ऑफ ऑरेंज। द रिवोल्यूशन ऑफ 1688 which banned the last king of the Stuart king and called William of Orange। विलियम ऑफ ऑरेंज थ्रोन पर आते हैं और साथ ही साथ जो है मेरी, क्वीन मेरी आती है। तो दो लोगों का, विलियम ऑफ ऑरेंज और क्वीन मेरी जो है सिंहासन लेते हैं। ये बात कब की है? 1688 की है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मैंने बताया कि यह एज जो है ड्रामा के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ड्रामा में कौन सा दो नाम मैंने बताया कि एक तरह से ट्रेजिडी तो नहीं था लेकिन कॉमेडी दो तरह से आई हुई थी, क्या नाम है उसका? सर कॉमेडी ऑफ मैनर और रेस्टोरेशन कॉमेडी। क्या मैंने अभी ये लिखा था कि Sentimental, sir, and sir, sentimental comedy and anti-sentimental comedy.
अभी अभी मैंने लिखा था कि सेंटीमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, ये दोनों कॉमेडी ऑगस्टन एज में आती है। और मैंने ये बताया था कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है, या जिसको हम जो है कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं, ये रेस्टोरेशन एज का। जब आज हम रेस्टोरेशन का क्लास ओवर हो चुका है तो यहाँ पे उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। 2 सेकंड हुआ मैंने लिख करके बताया। तो यू सी या यू फाइंड कि जो ड्रामा है, जब आप ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में सेंटीमेंटल कॉमेडी आई हुई है और एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी आया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि यह एज जो है एक तरह की न्यू पोएटिक न्यू फॉर्म ऑफ पोयम आया था। जो नया फॉर्म ऑफ पोयम आया है वह क्या रहा है? प्री रोमांटिक एज। प्री रोमांटिक जो एज रहा है या प्री रोमांटिक पोइट्री रही है, वो तो एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, एक नई तरह का पोयम लिखा गया। उस पोयम का क्या नाम था? मॉक एपिक। मॉक एपिक। यस सर, एग्जैक्टली, मॉक मॉक एपिक। एपिक। मॉक एपिक जो आपको एक एक एट अ ग्लांस में यू मस्ट नो कि क्या नया चीज आया हुआ है यहाँ। नया चीज ड्रामा में सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, नई चीज पोइट्री में मॉक एपिक। बाकी तो आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, ये सब तो रेस्टोरेशन एज में भी होता रहा, उसके पहले भी चलता रहा। समथिंग न्यू क्या हुआ है? फिर मैंने आपको बताया था यह एज जो था वो एक कॉफी हाउस का पॉपुलैरिटी का एज था। प्रोज में एक नया चीज क्या हुआ था? पीरियडिकल ऐसे आए थे सर। पीरियडिकल ऐसे आया हुआ था। पीरियडिकल ऐसे के दो बड़े राइटर का नाम बताइए। सर रिचर्ड स्टील और स्टील। एडिशन। रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन। इनके जो जर्नल थे उसका नाम था द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर। है। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी को, क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हैं वो 18वीं शताब्दी है, और 18वीं शताब्दी में दो मेजर एज आए हुए हैं। एक तो आपका ऑगस्टन या क्लासिक एज, और दूसरा आपका कौन सा एज रहा? एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज होगा। इस 18वीं शताब्दी को किसने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, गुड। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जो आपको केवल समझना है। ये वाला जो पॉइंट है 1688 में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन को हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसकी खासियत ये थी कि बगैर किसी खून खराबे के किंग वाज डीथ्रोन, किंग को हटा दिया गया और नए किंग विलियम ऑफ ऑरेंज और क्वीन मेरी को जगह दी जाती है। और जो किंग हटाए गए थे वो स्टुअर्ट डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, जेम्स को हटाया गया था। और इसके अलावा यू फाइंड कि इसी एज में एक डेली न्यूज़पेपर आता है, द डेली काउरेंट। ये भी एक क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट पे पूछा जा चुका है कि डेली न्यूज़पेपर की शुरुआत कब हुई थी? 1702 ईस्वी में पहली बार जो है डेली न्यूज़पेपर आता है, जिसका क्या नाम है? द डेली काउरेंट। इसकी शुरुआत कहाँ से? लंदन से होती है, और 1702 में। जो इस एज के पीपल थे, द पीपल ऑफ दिस एज वर मेन ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, आर्गुमेंट। ज्यादातर जो इस एज के लोग हैं उनके पास विचार था, फैक्ट था, आर्गुमेंट था। वो लोग बहुत इमेजिनेटिव, इमोशनल, इस तरह की चीजें नहीं रही। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अनदर पॉइंट कि इस एज में जो पहला न्यूज़पेपर आया था वो कब आया था? उसका नाम क्या है? डेली कॉर्नेट्स और 1702 में 1702 1702 में। कहाँ से पब्लिश हुआ है? सर लंदन से। लंदन से पब्लिश हुआ है। तो पहला न्यूज़पेपर 1702 में आया हुआ है, लंदन से पब्लिश हुआ है, जिसका नाम क्या है? द डेली कॉर्नेट। कॉर्नेट। हाँ, द डेली कॉर्नेट आया हुआ है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन को लेके बात किया था। फिर से मैं जानना चाहता हूँ कि जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जिस किंग को हटाया गया था वो लास्ट किंग थे एक डायनेस्टी के। उस डायनेस्टी का क्या नाम था? स्टुअर्ट डायनेस्टी। स्टुअर्ट डायनेस्टी। और
Kent. उनको हटाने के बाद जो है एक राजा और रानी दोनों सिंहासन प्राप्त करते हैं, उनका क्या नाम था? विलियम ऑफ ऑरेंज और William of मैरी Mary. मैरी विलियम ऑफ ऑरेंज एंड क्वीन ऑफ मेरी। फिर उसके बाद बताया गया कि ये जो इस एज के जो लोग थे वो मेन ऑफ आइडियाज हैं, उनके अंदर फैक्ट्स है, आर्गुमेंट्स है, ऑल दिस यू सी, उनके पास इंफॉर्मेशन है। और यह जो एज था बुक्स का एज था, न्यूज़पेपर्स का एज था, मैगजीन्स का एज था, और सिंपल ऑफ प्रोग्रेस का एज था रहा। ठीक है, यह एज कॉफी हाउस का भी एज था। मेनी प्राइवेट क्लब्स एंड कॉफी हाउसेज वर ओपन इन दिस एज, consequently abolished the social life in words and manners took place. It was an age of toleration. यह जो एज था एक तरह की टॉलरेशन का एज था। Man had found himself in the long struggle for personal liberty. कुल मिलाकर के टॉलरेशन का एज था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था। फिर भी इस समय दो पॉलिटिकल पार्टी से बटा हुआ था। एक पार्टी का नाम विग था, दूसरी पार्टी का नाम टोरी था, TORY। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि यह एज, इस एज में भी दो पार्टियां रही है, विग एंड टॉरी। जो राजा के सपोर्टर थे उनको विग कहा जाता है, और जो है डेमोक्रेसी के, या अगर मैं ये कहूं कि आप कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट थे, जो प्रोटेस्टेंट, जैसे क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बटी हुई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक लोग तो किंग के सपोर्टर थे, और उन्हीं को विग कहा जाता था क्योंकि वे विग धारण करते थे। सर आपने स्क्रीन शो की हुई है क्या? सर स्क्रीन शो मैंने की क्या, हुई है सर? स्क्रीन तो मैंने शेयर किया हुआ है, विजिबल है। नहीं सर, आ नहीं रही सर। है क्या सर, सबके साथ विजिबल भी है? नहीं सर, नो विजिबल सर, है। विजिबल है। आप सर। अपनी स्क्रीन पर आप अपनी स्क्रीन सर उनको आप स्क्रीन को अपने टच करके थोड़ा सा आप उसको जो है क्या करिए, स्लाइड करिए इधर से उधर, देन इट विल बी अब, या आप रीज्वाइन कर लीजिए। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी दो थी, विग और टॉरी नाम की। जो विग रहे हैं वो जो है राजा के सपोर्टर थे, किंग के। जो टॉरी थे वो जो है पार्लियामेंट के, या आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट। अगर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोग प्रोटेस्टेंट थे, और विग जो है कैथोलिक थे। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ऑल दिस थिंग। और बाकी काफी हद तक जो एज रहा वो रिलीजियस टॉलरेंस का एज रहा है। जिस तरह से धार्मिक लड़ाई झगड़े पहले देखने को मिला था, उस तरह का माहौल नहीं था। और जो मेन थे वो मेन ऑफ आइडियाज थे, उनके अंदर आर्गुमेंट था। और इंटेलेक्चुअल क्लास अगर कहा जाए, पढ़ा लिखा तबका, क्योंकि जैसे ये हुआ कि कॉफी हाउस का आना हो रहा है और तमाम क्लब, प्राइवेट क्लब वगैरह खुलने लगे थे। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा एक और चीज था कि ये जो एज था, न्यूज़पेपर्स का एज था, बुक्स का एज था, जर्नल्स का एज था, मैगजीन्स का एज था, पीरियडिकल एसे का एज था, मॉक एपिक का एज रहा, हीरोइक कपलेट का एज रहा, ह्यूमन नेचर का एज था, एंड इमिटेशन ऑफ द लिटरेरी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिक एज, उसको इमिटेशन का एज रहा है। प्रोज राइटरों में बड़ा नाम जो है जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो आपके जोसेफ एडिशन थे, जोसेफ एडिशन ने एक पोयम लिखा था जिसका नाम कैंपेन, ये यूजीसी नेट पे कई बार आ चुका है। कैंपेन एक पोयम है जो जोसेफ एडिशन की है, और ये 1704 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें उन्होंने बैटल ऑफ बेलहेम की बात की है, बैटल ऑफ बेलहेम की बात की हुई है। तो केवल सिंपल सा यही पूछा गया कैंपेन नाम का पोयम किसका रहा है। तो जो कैंपेन नाम का पोयम है वो जोसेफ एडिशन का है, जिसमें उन्होंने एक बैटल को लेकर बात किया है। आई जस्ट वांट टू नो कि इस एज में कौन कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टीज रही है। विग एंड टॉरेंस। सर विग एंड टॉरी। विग एंड टॉरी। विग किसके सपोर्टर थे और टॉरी किसके सपोर्टर थे? विग विग सर किंग किंग के के सपोर्टर थे, और डेमोक्रेसी के सपोर्टर। ठीक है, ठीक है, विग जो है उसके और उसके। इस एज के दो बड़े प्रोज राइटर का नाम आपको ही पता है, और उनमें से जो जोसेफ एडिशन थे उन्होंने एक पोयम लिखा था जो बैटल ऑफ बेलहेम की बात करता है। वो कौन सा पोयम है? कैंपेन। कैंपेन, CAMPAIGN।
मैच्योर नाउन का जो स्टेटमेंट रहा है कि इट वाज एन एज ऑफ व्हाट, की इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड लिटरेचर, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। और इस समय की जो एज थी जो पोइट्री थी वो भी प्रोजाइक रही। अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ कि इस समय की पोइट्री प्रोजाइक थी या आर्टिफिशियल थी, तो इसका क्या मतलब? इफ आई यूज दिस वर्ड कि इस एज की पोइट्री प्रोजाइक थी और उसमें जो है क्या नाम है कि या आर्टिफिशियल थी, देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? इसका Because sir, सिंपल it सा was the age of prose and reason. इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। दूसरा चीज ये कि पोइट्री में भी वही तत्व शामिल किया यस गया जो सर, यस प्रोज यस की सर। खासियत होती। पोइट्री में इमेजिनेशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, वॉइस ऑफ हार्ट को, वॉइस ऑफ सोल को, जो पोइट्री का एक तरह से कहा जाता है नेचुरल एट्रीब्यूट होता है, उसको जगह नहीं दी गई है, बल्कि उसकी जगह पर किसको जगह दी गई है? रीजन को दिया गया, तर्क को जगह दी गई, इंटेलेक्चुअलिटी बौद्धिकता को जगह दी गई, व्यंग को जगह दिया गया, जो एक तरह से कहा जाए कि जो है एक ह्यूमन नेचर को रिफॉर्म करने की जितनी भी विधाएं या जितने भी लिटरेरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं उनको जगह दी गई है। इस वजह से इस एज का पोइट्री भी कैसा प्रोजाइक है, ऐसा लगता है वो भी आर्टिफिशियल है। उसमें इमोशन, फीलिंग, सब्जेक्टिविटी, पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन ऑफ यू कैन से कि thought related to love, music, dancing, unlocking of heart, all these things you don't find। ये सब चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं रही है। Instead of creativity you find what कि things have been imitated, वो चीज रहा है। दूसरा चीज की ये सब मैंने आपको बता दिया, और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जो एलिजाबेथन एज के पोइट्री की खासियत थी कि एलिजाबेथन एज की पोइट्री में ह्यूमन नेचर की जगह किसकी, ह्यूमन नेचर की बात ना हो करके बल्कि इमोशंस है, फीलिंग्स है, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट है, अनलॉकिंग ऑफ सोल है, वॉइस ऑफ सोल, वॉइस ऑफ हार्ट है, इमेजिन क्रिएटिविटी है, और जो एक नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो कंट्री साइड ब्यूटी है, उन सब चीजों को लेकर के बात की जाती थी। और यहाँ पर जो पोइट्री है उसको मैंने बताया कि कोर्टली मैनर, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनका लाइफ स्टाइल, उनका खाना पीना। अब जैसे अगर आप द रेप ऑफ द लॉक को देखेंगे तो उसमें केवल जो बिलिंडा हीरोइन है उसके बाल को या उसके लॉक को कोई पीटर कट कर देते, उसी पर ही मौके पे लिख दिया गया। एंड देयर वाज अ स्टेटमेंट की बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव इट जॉय। बिलिंडा मुस्कुराई तो पूरी दुनिया खुश हो गई। तो जब आप इस तरह का चीज देखते हैं कि वहां पे बिलिंडा को हाईलाइट किया गया है, तो बिलिंडा पूरा दुनिया नहीं रही, बिलिंडा पूरा समाज नहीं रहा है, वो समाज का एक हिस्सा हो सकती है, एक वर्ग हो सकती है, तो उस वर्ग पर बात की गई। तो इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती है, तो इस पर रहा है। इस एज में और आप एक चीज देखेंगे कि रियलिज्म को ज्यादा महत्व दिया गया है, कि जो चीजें ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी है, जिनको तर्क के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से समझा जा सके, लॉजिक के माध्यम से, आर्गुमेंट के माध्यम से समझा जा सके, उन सब चीजों को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया। दूसरा चीज की यह एज जो था वो क्लासिक एज था। द टर्म क्लासिक रिफर्स इन जनरल टू राइटर्स ऑफ द highest rank in any nation as used in art literature. It was first applied to the works of great Greek and Roman writers. ये क्लासिक है तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसके लिए अप्लाई किया गया था? ग्रीक और रोमन राइटर्स के लिए अप्लाई किया गया है। जिसमें कौन कौन लोग? होमर, वर्जिल, वो लोग आते थे, और उनके समय के जो किंग थे, किंग ऑगस्टस। यहाँ पे किंग ऑगस्टस की बात की गई। किंग ऑगस्टस के समय में जो लिटरेचर आया था या जो उसका लिखने का तरीका था, वो सब चीजें। और बाद में कुछ फ्रेंच राइटर ने भी इसको फॉलो किया था, उनमें एक बॉयल्यू करके थे और रेपिन करके थे, ये सब भी रहा है। तो क्लासिक एज तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस एज को क्लासिक एज भी कहा जाता है। और क्लासिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रोमन किंग ऑगस्टस थे, या जो रोमन और जो आपका ग्रीक राइटर्स थे या ग्रेट जो राइटर्स थे, उनके जो वर्क थे, जैसे होमर का, वर्जिल का,
ऑल दिस थिंग्स उन्होंने जो काम किया उसको फॉलो किया गया, वो सब चीजें। आई थिंक यू गॉट इट, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. सो उसके बाद का क्या है, द राइटर्स ऑफ दिस एज लॉस्ट इंडिविजुअलिटी एंड बिकेम फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये आर्टिफिशियलिटी का ये था, फॉर्मल रिलेशन का ये रहा है। जो इंडिविजुअलिटी थी, इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या था, जो एक राइटर का व्यक्तिगत टैलेंट है, उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी वो नहीं देखने को मिलती, बल्कि वे लोगों को कॉपी करते, वे अपनी खुद की क्रिएटिव, जैसे वर्ड्सवर्थ में क्रिएटिविटी नजर आती है। जब भी वर्ड्सवर्थ की बात होगी तो ये जरूर आएगा कि वर्ड्सवर्थ ही एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने मैन नेचर रिलेशनशिप को तरजीह दी। ये एक उनकी क्रिएटिविटी थी कि वो नेचर को गाइड के रूप में, गार्जियन के रूप में, केयर टेकर के रूप में देखते हैं। उनकी पोइट्री में पैंथिज्म है, उनकी पोइट्री में ह्यूमनिज्म है, उनकी पोइट्री में मिस्टिसिज्म। ये इंडिविजुअलिटी उस पोएट को अलग खड़ा करती है बिल्कुल जो है। जैसे कॉलेज की आप बात करते हैं तो कॉलेज में आपको सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री नजर आता है। आप कीट्स की बात करते हैं तो उनको आप पोएट ऑफ ब्यूटी कह देते हैं। आप अगर जो है बात करते हैं पीबी शैली को तो उनको आप रिवोल्यूशनरी पोएट कह देते हैं। तो हर पोएट में कुछ एक इंडिविजुअलिटी नजर आती है, उनकी अपनी अलग पहचान नजर आती है। लेकिन जो इस एज के पोएट थे ऐसा लगता है कि दे ओनली इमिटेटेड, दे डिडंट क्रिएट एनीथिंग। उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया, उन्होंने इमिटेट किया। फॉर्मल स्टडी रहा है और साथ ही साथ जो है आर्टिफिशियलिटी रही है, कोहेरेंस और आर्गुमेंटेटिव थे। The general tendency of literature was to look at life critically, to emphasize intellect rather than imagination। कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन को कम तरजीह दी और इंटेलेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया। दिस सिग्निफाइड। और बाकी द वर्ड नियो क्लासिक डिनोट द एज ऑफ पोप एंड जॉनसन। जो वर्ड नियो क्लासिक है ये पोप और जॉनसन की एज को रिफर करता है। और इस एज में हीरोइक कपलेट का वो वही सारी बातें आती है। पोप के अलावा इस एज में पोप थे, एडिशन है, स्विफ्ट है, जॉनसन है, बर्क है। अ, ये सारे लोग थे जिन्होंने जो है अगस्टस के समय का या किंग अगस्टस के समय के चीजों को फॉलो किया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा है कि आपको ये देखने को मिलेगा मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, पीरियोडिकल एसे, ऑल दीज थिंग्स यू सी, ये सब माइंड में रहना चाहिए। कोर्टली मैनर, ह्यूमन नेचर, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट पोएटिक नॉर्म्स। अगर आपको कुछ लिखना है तो हीरोइक कपलेट पे ही लिखना है। मेरी बातें मुझे लग रहा है बहुत आसानी से आपको समझ आ रही है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। ये जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी को मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर मैं पढ़ करके बताऊंगा तो वो चीजें बोर होने लगे, फिर लेक्चर में कोई ब्यूटी आपको नजर नहीं आए। तो ये सब चीजें आपको बस माइंड में रखना है। ये जितना चीजें आप खुद से पढ़िएगा या ना पढ़िएगा मुझको इससे नहीं मतलब है, लेकिन जितने पॉइंट्स बता दिए जा रहे हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक एज का स्टडी दूसरे एज की स्टडी से क्या अंतर होता है, क्यों उसका नाम अलग रखा गया, क्यों उसको क्लासिक एज कहा गया, क्यों उसको आगस्टन एज कहा गया, क्यों उसके पहले वाले को रेस्टोरेशन एज कहा गया था, क्यों उसके पहले वाले को प्यूरिटन कहा गया था। If you study history of English literature in story form, you will never, मतलब कभी आप बोर नहीं होंगे। अगर एक बार ये स्टडी आपने कर लिया पोस्ट मॉडर्न एज तक, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी जब भी कभी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो यू विल इंजॉय। कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, इसलिए इसको इस तरह से इसकी स्टडी पहले होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। नाउ अब आप देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने अलेक्जेंडर पोप को लिया है। अलेक्जेंडर पोप 1688 में पैदा हुए, 1744 में इनकी मौत हुई है। इस एज को इनके नाम पर रखा गया था, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑल दिस थिंग्स यू सी। पोप से पहले जो राइटर थे उनका क्या नाम था, जॉन ड्राइडन था। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। पोप के जो वर्क है वो ज्यादातर उन्होंने फ्रेंच राइटर बॉयल्यू को फॉलो किया, BOILEAU। ये चीज ध्यान में रखना है। इनका जो पोयम है रेप ऑफ द लॉक इनका पोयम है। एक इनका पोयम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। और दिस थिंग, एक राइटर है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इनको कहते हैं कि द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। एक ये आपको याद करना, द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड।
मार्था ब्लाउट वाज हिज बोसम फ्रेंड, मार्था ब्लाउट उनके बोसम फ्रेंड थे, whom he met at Twickenham, who remained faithful, जो उनके साथ लगातार जुड़े हुए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पोप कब पैदा हुए हैं? 1688. 1688 सर। 1688 में और कोई बड़ी घटना हुई थी? हाँ सर, वो ग्लोरियस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। आर ब्लडलेस रेवोल्यूशन। गुड। पोप के जो वर्क है किस फ्रेंच राइटर और क्रिटिक पर आधारित है? वायले पर सर। वाइल्यू पर आधारित, Poileau। पोप का एक मार्क हीरोइक पोयम है, उसका क्या नाम? सर Rape रेप of ऑफ the द लॉ। Lock. रेप ऑफ द लॉक। और जो रेप ऑफ द लॉक है वो फ्रेंच पोयम ली लर्टिन के सिमिलर है, ली लर्टिन, Lurtin। अब अगर आप देखिएगा कि अगर आप पोप पढ़ रहे हैं जिसका मतलब केवल आप पोप ही नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपने पोप के मार्क हीरोइक पोयम सब पोइट्री में एपिक, मार्क एपिक याद होगा, वो सब चीजें आती है। तो जब आपने पूरा हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, और आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर किस एज पे आया हुआ था, कौन सी स्कूल ऑफ पोइट्री जो है किस एज में आई हुई। जैसे अभी हम लोग प्री रोमांटिक पोइट्री की बात कर रहे हैं, अभी माइंड में रहेगा प्री रोमांटिक पोइट्री कब आई है? एज ऑफ पोप पे आई है। ड्रामा का फॉर्म सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी कब आया हुआ है? एज ऑफ पोप पे आया हुआ। उसके पहले आपने ड्रामा का रेस्टोरेशन कॉमेडी हीरोइक ट्रेजेडी पढ़ा है, वो कब आया हुआ है? वो रेस्टोरेशन एज में आया हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये सारी चीजें आई हुई है या ये सारी चीजें इसको रिफर करती है। तो आप केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप पूरा एक स्टडी डिटेल में लिटरेचर की कर रहे हैं, जो कि किस एज में रहा है, उसके बड़े राइटर कौन है, उसकी खासियत क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करेंगे या अपने दिमाग को जो है कंसंट्रेट करेंगे, तो यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन हियर। और अब उसके बाद एक ही ठीक है, पोप 1744 में मरे, उनको ट्विकेनहैम में दफन किया गया, दैट इज अनदर थिंग। इनका कुछ पोयम है, पेस्टोरल, विड्स ऑफ फॉरेस्ट, मसीहा, एशियन क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप ऑफ द लॉक, ये सब हम लोगों ने अभी बात किया हुआ है। इनके पोयम्स कौन कौन से? पेस्टोरल है, विड्स ऑफ फॉरेस्ट है, मसीहा, एशियन क्रिटिसिज्म, इलॉयजी टू, ऑल these things. The Dunciad and Epistles are his famous literary pieces. Dunciad भी उनका famous ऐसे है। In Epistle, Asian Man and Epistle to Dr. Arbuthnot, कह रहे कि जो उनका एपिस्टल है, एक है एशियन मैन और एक है द एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, ये भी उनका वर्क रहा है। तो जो वर्क है वो सब आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता दूं वर्क क्या क्या है। एसे ऑन मैन, वर्क क्या है? एशियन क्रिटिसिज्म, वर्क क्या है? द रेप ऑफ द लॉ, वर्क क्या है? पेस्टोरल्स, वर्क क्या है? मसीहा, वर्क क्या है? विंड्स ऑफ फॉरेस्ट, और वर्क आपका क्या है? द डंसियार्ड। डंसियार्ड में उन्होंने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है। और जो वर्ड एपिस्टल आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एपिस्टल क्या है, किस भाषा का शब्द है? एपिस्टल मींस लेटर सर। एपिस्टल माने लेटर, LETTER। और जो ये लेटर शब्द है, ये किस भाषा का? एपिस्टल। एपिस्टल इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड सर। लैटिन, एपिस्टल इज अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर, LETTER, वही पत्र होगा। ठीक है। तो जब ये इसमें लिखते हैं द एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, इसका मतलब कि डॉक्टर अर्बतनॉट को लिखा गया पत्र, लेकिन वह पत्र किस रूप में है? पोइट्री के फॉर्म में, पोयम्स के फॉर्म में है, उसको लिखा गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। आई जस्ट वांट टू नो कि किसने ऐसे आन मैन लिखा है? Alexander Alexander Pope. अलेक्जेंडर Pope. पोप। किसने ऐसे आन क्रिटिसिज्म लिखा है? Alexander अलेक्जेंडर Pope. पोप। किसने द रेप ऑफ द लॉक लिखा है? सर Alexander अलेक्जेंडर Pope. पोप। सर
किसने एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट लिखा है? सर अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप सर। किसने किसने पेस्टोरल्स लिखा है? अलेक्जेंडर पोप Alexander सर। अलेक्जेंडर Pope. पोप। किसने विंड द फॉरेस्ट लिखा है? अलेक्जेंडर पोप सर। अलेक्जेंडर Alexander पोप सर। Pope. किसका वर्क जो है फ्रेंच राइटर बॉलियू पर आधारित है? Alexander अलेक्जेंडर Pope. अलेक्जेंडर पोप पोप सर। किस पोएट का जन्म 1688 में हुआ है? Alexander अलेक्जेंडर पोप Pope. सर। अलेक्जेंडर पोप। किसकी मौत 1744 में हुई है? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पोप। पोप सर। नाउ अब उसके बाद आप देखेंगे कि उनका और भी वर्क जैसे ये सब चीजें हैं, एपोलॉजिया है, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ये सब बॉयल्यू या ग्रीक राइटर्स को रहा है। कुछ उनका फेमस चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे उन्होंने लिखा टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये एक तरह का प्रोवर्ब मान लिया गया है, लेकिन ये उनकी लाइन है। फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स वेयर टू ट्रीज, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस। ये तीनों कोटेशन अलेक्जेंडर पोप के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स fear to tread, a little learning is a dangerous thing. These three things you have to keep in your mind. Pope followed standard meter of the neoclassical age, that was heroic couplet. Heroic couplet का जो स्टैंडर्ड मीटर था वो क्या था? सॉरी, अलेक्जेंडर पोप एज का या नियो क्लासिकल हीरोइक कपलेट। अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस हैविंग आयामिक पेंटामीटर 5 फीट अर्टेंस लेवल, सब बात हो चुकी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। द रेप ऑफ द लॉक, जो रेप ऑफ द लॉक है ये मॉक हीरोइक पोयम है। पहली बार 1712 ईस्वी में आई हुई है। उस समय यह 2 कैंटोस में आई थी, बाद में ये 1714 में आई है, फिर 5 कैंटोस में। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, पहली बार आई थी 1712 में 2 कैंटोस में, बाद में आती है फिर 1714 में कितने कैंटोस में? 5 कैंटोस में आती है। और यह जो एक सैटिरिस्ट बॉयल्यू है उनकी पोयम ली लर्टी पर आधारित है। फिर उसके बाद जो है इसमें किसको लेकर के बात की गई है? इसमें जो है जो इसकी हीरोइन है उसका नाम बिलिंडा है। क्या है? बिलिंडा, BELINDA। और जो हीरो है वो पीटर है। पीटर जो है बिलिंडा के बाल को या उसके लॉक को, जूड़ा जिसको कहा जाता है, उसको कट कर देता, उसको लेकर के काफी बवाल होता, तो उसी पर ये लिखा गया। और जो माँ के एपिक होता है, माँ के एपिक इज द पैरोडी ऑफ एपिक। बस फर्क दोनों में यही होता है कि जो एपिक का स्टाइल लिखने का होता है वही इसका होता है, ग्रांड स्टाइल होता है। लेकिन एपिक में एलिवेटेड थॉट होगा, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होगा। माँ के एपिक में किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात नहीं होती है। इसके अलावा इनका पोयम एशियान मैन रहा है, द डंसियार्ड रहा है। ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं या कैसे है, यू फाइंड। क्योंकि पोप आपके यहाँ है नहीं, फिर भी आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस शीट को इंडिविजुअली भी स्टडी करेंगे तो आप बोर नहीं। पोप के बाद जो है जो एक बड़े राइटर है, प्रोज राइटर यहाँ से शुरू होते हैं, जोनाथन स्विफ्ट है। और जोनाथन स्विफ्ट प्रोज राइटर है, प्रोज के लिए फेमस है। उनका एक किताब है द बैटल ऑफ बुक्स करके, उनकी किताब का नाम द बैटल ऑफ बुक्स करके है। उनकी एक और किताब है टेल ऑफ टब है। उनका एक और किताब है जर्नल टू स्टेला। एक और किताब है गुलिवर्स टेबल्स। और सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो गुलिवर्स टेबल्स के लिए फेमस है। तो अगर आप देखिए तो इफ यू टॉक अबाउट दिस मैन जोनाथन स्विफ्ट को, जो प्रोज राइटर है, तो द बैटल ऑफ द बुक्स जो है ये उनके समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स को लेकर के बात करता है कि उनके समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स क्या थे। उन्होंने अपने समय के राइटरों को लेकर के काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया हुआ है। टेल ऑफ अ टब जो है एक सटायर है उस समय के चर्च वगैरह को लेकर के। गुलिवर ट्रेवल्स उनका मास्टरपीस रहा और ये 4 पार्ट में है। गुलिवर ट्रेवल्स उनका मास्टरपीस रहा है और ये 4 पार्ट में है। एक उन्होंने जो लिखा था जर्नल टू स्टेला, ये उन्होंने ईस्थर जॉनसन उनकी बिलप थी उनकी याद में लिखा हुआ था। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जो आपका वर्क है टेल ऑफ टब किसका वर्क है?
जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट का सर। जोनाथन स्विफ्ट का मास्टरपीस कौन सा था? गुलिवर सर ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर गुलिवर्स ट्रेवल्स। ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स। और इसके पहले जो है जो इसके पहले वाला पेज रहा है, द बैटल ऑफ द बुक, जो एक सैटिरिकल वर्क है जिसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है। बैटल ऑफ बुक्स किसका वर्क है? जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट का सर। जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट का जो मास्टरपीस है गुलिवर्स ट्रेवल्स, कितने पार्ट में है? सर 4 सर पार्ट 4 में। पार्ट्स में। 4 पार्ट। जर्नल टू स्टेला में उन्होंने किस औरत का जिक्र किया है? उनकी जो बिलव थी, क्या नाम है? सर ईस्थर जॉनसन। एस्टर जॉनसन। ईस्थर जॉनसन। फिर आप किसको देखते हैं? जोसेफ एडिशन आते हैं। जोसेफ एडिशन का जन्म 1672 में हुआ, 1719 में मौत हुई है। उन्होंने एक लैटिन पोयम लिखा था जिसका नाम था द पीस ऑफ रिज्विक करके। जोसेफ एडिशन का एक पोयम है, लैटिन पोयम। जोसेफ एडिशन प्रोज राइटर है, पीरियोडिकल एसेइस्ट थे, बड़े एसेइस्ट में। और उन्होंने जो एक लैटिन पोयम लिखा था द पीस ऑफ रिज्विक, जिसमें उन्होंने किंग विलियम की तारीफ की थी। ये यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनका एक जो है क्या था कि इंटरेस्टिंग वर्क एक और था, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, जो उन्होंने क्या किया हुआ था, 1693 ईस्वी में आया हुआ है। और उन्होंने अपने फेलो राइटर्स का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे उस समय का, उनको बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। इसमें उन्होंने ड्राइडेन को एडमायर किया हुआ है, स्पेंसर को उन्होंने एक्सक्यूज किया हुआ है। आर पैट्रोनाइज बाय शेक्सपियर इज नॉट इवन मेंशन, और शेक्सपियर को उन्होंने मेंशन तक नहीं किया। इसका मतलब इस समय तक शेक्सपियर बड़े पॉपुलर नहीं हुए थे। तो जो जोसेफ एडिशन जो प्रोज राइटर है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि द पीस ऑफ रिज्विक नाम का पोयम लिखा है, 1697 ईस्वी में आई है, जिसमें उन्होंने विलियम की तारीफ की है। विलियम का मतलब किंग विलियम ऑफ ऑरेंज, जो 1688 में राजा बने थे। उसके अलावा उनका एक पोयम है अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, मतलब वो नहीं है, वो एक क्रिटिकल वर्क है जो 1693 ईस्वी में आया हुआ है। इसमें उन्होंने शेक्सपियर को छोड़ दिया है, स्पेंसर की तारीफ की है, ड्राइडन की बहुत तारीफ करते हैं। ये कैंपेन पूछा गया जो अभी मैंने बताया था, 1704 में आया था। कैंपेन में उन्होंने जो है बैटल ऑफ बेहम का जिक्र किया हुआ था। ये भी पूछा जा चुका है। उन्होंने एक ट्रेजिडी लिखा था जिसका नाम कैटो था, और उनका जो जर्नल है द टैटलर और द स्पेक्टेटर। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जो दो जर्नल है द टैटलर द स्पेक्टेटर, इसको किसने निकाला था, किसने लिखा हुआ? सर जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिसन जोसेफ सर। एडिसन। कैटो ट्रेजिडी किसकी है? जोसेफ एडिशन। जोसेफ जोसेफ एडिसन। एडिसन। द कैंपेन जो आपका पोयम है किसका है? जोसेफ एडिसन। एडिसन। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, जिसमें शेक्सपियर को नहीं मेंशन किया गया है, स्पेंसर की तारीफ की गई है, ड्राइडन को बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट 1693 ईस्वी में आया हुआ, ये किसका वर्क है? जोसेफ जोसेफ एडिसन। एडिसन सर। द पीस ऑफ रिज्विक एक लैटिन पोयम है जिसमें जो है किंग विलियम की तारीफ की गई है। ये किसका पोयम है, कब आई है? जोसेफ एडिसन का सर। 1697 में। जोसेफ एडिसन का 1697 ईस्वी में। उसके बाद आप देखते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 में पैदा हुए, 1784 में मौत हुई है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लंदन नाम का, ये पोयम पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी दोनों में। लंदन पोयम किसकी है? लंदन पोयम जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो सोनेट लंदन है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, दैट इज सोनेट। और ये जो लंदन पोयम है ये लिरिक है, चाहे तो आप इसे नोट कर ले। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो लंदन ये पोयम लिखा है ये लिरिक है, और जो लंदन और मिल्टन 1802 वो जो है आपका सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने भी क्या किया था, एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, ये उनका बड़ा वर्क है। ये 10 साल लगा हुआ था इसको कंप्लीट करने में। और इनका एक और पोयम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इनकी एक ट्रेजिडी है आयरीन। इनका एक नावल है रेजिलास जो अनफिनिश्ड है, वो रोमांस की शक्ल में है। जोशुआ रेनॉल्ड्स के संगत में आकर इन्होंने एक वो डाला था, लिटरेरी क्लब डाला था। खैर वो मैं बाद में बात करूंगा।
लंदन पोयम किसका है? सर डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लंदन पोयम लिरिक है, सॉनेट है? सर लिरिक है। लिरिक है। लंदन जो सॉनेट है किसने लिखा हुआ है? लंदन आर मिल्टन 1802, लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज जो एक वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, इसमें उन्होंने अपने समय के राइटर्स, अपने समय और उसके पहले के इंग्लिश पोएट्स को लेके बात रखी हुई है। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस किसने लिखा है? सर डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल सैमुअल जॉनसन। जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की ट्रेजिडी का नाम बताइए। सर इरेक। रेन। आयरन है। आयरीन, आयरीन, आयरीन उनकी ट्रेजिडी है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो है नावल का नाम बताइए। प्रोज रोमान। सर सर रेजलस। राजिलास, राजिलास के साथ एक चीज ये रेजिलास। था कि जब इनकी माँ का इंतकाल हो गया था तो इनके पास पैसा नहीं था कि उनका अंतिम क्रिया कर्म कर सके। तब इन्होंने बहुत जल्दी में जो है क्या किया था, रजिलास को जो है पब्लिशर को दिया, वहां से जो पैसा मिला था तब। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत गुर्बत वाली जिंदगी गुजारी थी, ये चीजें। जोशुआ रेनाल्ड के साथ उन्होंने क्या किया था, एक लिटरेरी क्लब का गठन किया हुआ था, और जिसके मेंबर थे जो है बर्क भी थे, स्मिथ भी थे, फॉक्स गिबन भी थे, गोल्ड स्मिथ थे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके जो मेंबर थे कौन कौन लोग थे, क्लब थे, बर्क थे, हल्दी सिंह, फॉक्स गिबन थे, ये चीजें। जॉनसन का एक ऐसे है लेटर टू चेस्टरफील्ड। जॉनसन का एक वर्क है लाइव्स ऑफ पोएट्स, उनका लिटरेरी वर्क है, और लाइव्स ऑफ पोएट्स बड़ा फेमस रहा है, जिसमें उन्होंने एक एक बायोग्राफिकल स्टडी है। और उनकी मौत 1784 में होती है, वेस्टमिंस्टर अभी भी दफनाए जाते हैं। जॉनसन का ये कोटेशन बहुत फेमस है, जिसमें वो कहते हैं कि अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट। ये किताब जो है हमें हेल्प करे कि या तो हम जीवन का आनंद ले सके, या तो हम जीवन को जो है जी सके, उसको इंड्योर कर सके। रेजिलास और प्रिंस ऑफ एबिसीनिया, रेजिलास का दूसरा नाम है प्रिंस ऑफ एबिसीनिया, उनका जो है रोमांस है, आप देखेंगे। और फिर उसके बाद जेम्स बोसवेल नाम का एक राइटर थे, जेम्स बोसवेल ने अ, इनकी बायोग्राफी लिखी थी। किसकी बायोग्राफी लिखी थी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हम इसलिए भी याद करते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दो जर्नल निकाला था, और उन दोनों जर्नल का नाम था द आइडलर, IDLER, और एक दूसरा जर्नल है द रैम्बलर, RAMBLE, द आइडलर एंड द रैम्बलर। ये नोट कर लीजिए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के दो जर्नल का क्या नाम है? सर द आइडलर एंड द रैम्बलर। एम्बलर। द आइडलर एंड द रैम्बलर। अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी किसने लिखा था? सर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल कब आई जॉनसन। थी? सर 1755। 1755 में। लेटर टू चेस्टरफील्ड किसका वर्क है? सर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। लाइव्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसका वर्क है? सर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। किसने कहा है कि अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंडेवर इट? सर डॉक्टर जॉनसन सैमुअल ने। जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। राजिलास और प्रिंस ऑफ एबिसीनिया इज अ वर्क ऑफ? डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। गुड। एडमंड बर्क का अगर आप देखेंगे राइटर है, इसमें आपको बहुत ध्यान में नहीं रखना है, बस एक एट अ ग्लांस पे। उनका है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, अ फिलोसफिकल इंक्वायरी टू द origin of our ideas, sublime and beautiful. His great speech, on American taxation, on conciliation with America, a reflection on the French Revolution, rights of man. केवल आपको जैसे कुछ उनका ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, ऑन कंसिलिएशन विद अमेरिका,
रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट्स ऑफ मैन, दीस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ से प्री रोमांटिक पोइट्री की बात आती है। प्री रोमांटिक पोइट्री के जो सबसे बड़े राइटर थे जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम क्या था? जेम्स टॉमसन नाम था। जेम्स टॉमसन, THOMSON। जेम्स टॉमसन ने जो पहला कलेक्शन ऑफ द पोयम लाया हुआ है उसका नाम था द सीजन। सीजन्स। ये 1726 में उन्होंने लिखना शुरू किया, 30 में कंप्लीट हो गई ये चीजें। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो उसके साथ मैंने बताया था एक तो हो गए, फिर आपको टॉमस ग्रे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। टॉमस ग्रे का आपको एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड पता ही है, ऑल दिस थिंग। हाँ, और उनका और वर्क है हिम्न टू एडवर्सिटी है, ओड टू स्प्रिंग है, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज है, ओड लिखने में वो माहिर थे। ये सब उनका पोयम रहा है। और एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड उनका वेल नोन एलजी है, जो पेस्टोरल एलजी है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म में है। तो ये जितना भी पोयम है, चाहे हिम्न टू एडवर्सिटी हो, चाहे ओड टू स्प्रिंग हो, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट हो, एटन कॉलेज हो, या द एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो प्री रोमांटिक एज के सबसे पहले पोयम कौन थे? सर जेम्स सर थॉमसन। जेके टॉमसन। जेम्स टॉमसन। और जेम्स टॉमसन का वर्क का क्या नाम है? सर द सीजन्स। सीजन्स कब उन्होंने लिखना शुरू किया? सर 1726। 1726 और 1730 में कंप्लीट हुई। कंप्लीट हुआ है। एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स रहा है, और इसमें नेचर को, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर के बात की गई है। और सब उसमें, और एक इसमें लिखा गया था ब्लैंक वर्ड्स में, द सीजन तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और उसके बाद जब आप टॉमस ग्रे की बात करते हैं तो उनका वर्क है हिम्न टू एडवर्सिटी, ओड टू स्प्रिंग, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस पे लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में कि हीरोइक कपलेट में? सर हीरोइक कपलेट। कपलेट में। कब पब्लिश हुआ है एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड? सर 1751। 1751 में। ये किसके बारे में बात करता है? कंट्री साइड विलेजेस के बारे में कि सिटी एरिया के लोगों के? सर कंट्री साइड विलेजर्स, कॉमन साइड पीपल। इसका मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है? इवनिंग में। सर मॉर्निंग। है। इवनिंग में है। इवनिंग टाइम। देन यू फाइंड कि ये सब चीजें रहा। और इनका एक और वर्क था द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी द बार्ड। ये सारा नाम आप ध्यान में रखिएगा इस सब की चीजों को, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी द बार्ड, द पैटर्न सिस्टर्स, द डिसेंडेंट ऑफ ऑर्बिटल, दिस यू फाइंड। फिर एक राइटर आते हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इनका आपका क्या है? द डिजर्टेड विलेज है। ये मैंने कई बार बात किया। इनका आपका अ, वो है, क्या नाम है, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, शी स्टूप्स टू कांकर, ये है। द ट्रेवलर इनका एक लॉन्ग पोयम है। द विकार ऑफ वेकफील्ड इनका एक नॉवेल है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना, दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि द डिजर्टेड विलेज किसने लिखा है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर ये गोल्ड क्या है? एक स्मिथ। पोयम। हाँ, एक पोयम है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो विलेज एरिया है वो कैसे अपनी ब्यूटी को खो रहा है इंडस्ट्री के आने की वजह से, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। द विलेज इज लॉसिंग इट्स ब्यूटी। द विकार ऑफ वेकफील्ड जो है ये एक पिकारेस्क नावल है। ये नावल किसका है? सर ओलिवर ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। अच्छा, उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि दो कॉमेडीज हैं, शी स्टूप्स टू कांकर, और शी स्टूप्स टू कांकर कॉमेडी किसका है? सर ओलिवर ओलिवर गोल्ड स्मिथ का सर। हाँ, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, शी स्टूप्स टू कांकर एंड एनिमेटेड नेचर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शी स्टूप्स टू कांकर। फिर है विलियम काउपर। विलियम काउपर का एक वर्क है, पोयम्स है, द प्रोग्रेस ऑफ एरर, ट्रूथ, टेबल टॉक पूछा जा चुका है, टेबल टॉक। और एक उनका पोयम है द टास्क करके, जो ब्लैक वर्ड्स पे लिखा गया है, लॉन्गेस्ट पोयम उनका है। और
जॉन गिलपिन उनका बैलड है, बैलड की जो है फॉर्म्स ऑफ बैलड में पूछा जाता है। ऊपर ने जो है होमर का वर्क का भी ट्रांसलेशन किया था, तो दैट इज अनदर थिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जॉन गिलपिन है, जो बैलड है, ये जॉन गिलपिन बैलड किसने लिखा है? सर विलियम विलियम कॉपर कॉपर ने। ने सर। द टास्क किसका पोयम है? विलियम कॉपर का। विलियम विलियम कॉपर कॉपर सर। टेबल टॉक किसका है? विलियम विलियम कॉपर कॉपर। सर। कॉपर विलियम कॉपर का, ठीक। तो यू फाइंड कि अगला जो राइटर है रिचर्ड स्टील है, इनका पहले से मैंने बताया था द टैटलर, एक जर्नल इन्होंने निकाला था। ये 1709 से 1711, और ये हफ्ते में 3 बार आता था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टैटलर जर्नल है, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने मिल करके निकाला था, 1709 से 1711, और हफ्ते में कितनी बार आता था? 3 बार आता था। कब कब? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये टैटलर उन्होंने किसके एडिशन के हेल्प से उन्होंने इसको किया हुआ था। इसके अलावा एक और जर्नल था द स्पेक्टेटर, जो 1711 से 1712 तक आया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड, ये भी जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के हेल्प के माध्यम से आया था। द स्पेक्टेटर क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है रिचर्ड स्टील का, जिसमें उन्होंने अब उस समय के 6 कैरेक्टर्स को लेके बात किया। सर राजा डी कावर्ली, आपने पढ़ा होगा, स्टूडेंट ऑफ लॉ, सर एंडी फ्रीफोर्ड, और कैप्टन सेंट्री, विल हनीकोम, क्लर्जीमैन, लास्ट कैरेक्टर। तो अगर आप ये बात करते हैं, फिर हमने आपसे पहली बात किया था द टैटलर, उनका जर्नल है जो हफ्ते में 3 बार आता था। 1709 से 1711 आया हुआ था, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और इसके अलावा ये उन्होंने अपने दोस्त जोसेफ एडिशन की हेल्प से निकाला हुआ था। एक और जर्नल था द स्पेक्टेटर, जो 1711 1712 रहा है। और इसका अलावा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है द स्पेक्टेटर क्लब। द स्पेक्टेटर क्लब में कितने कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने बात किया है? सर 6 करेक्टर्स। 6 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर कौन है? सर रॉजर डी कवर्ले। कवरले। सर रॉजर डी कावर्ले। लास्ट कैरेक्टर कौन है? क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन। इसके अलावा एडवर्ड गिब्बन है। एडवर्ड गिब्बन का जो एक इंपॉर्टेंट वर्क है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर है, जो 1776 में आया है। मीमोयर एंड हिस्ट्री, ये आपको ऑलरेडी पता है, कोई इसमें करने की बात नहीं है। फिर एक कुछ बेसिक फीचर्स दिए गए हैं कि समराइज किया गया, फीचर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नाल्ड। ये पहले ही मैंने बता दिया। इट वाज एन एज ऑफ मैगजीन्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, कॉफी हाउस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोइंग ऑफ द नॉवेल, पीरियोडिकल ऐसे का। 1688 में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें किंग जेम्स सेकंड को हटाया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक आ तो रहा था, लेकिन ये बार बार ये हो रहा था कि किस राजा को हटाया गया था। जब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, तो जेम्स सेकंड को हटा करके विलियम और मेरी को जो है राजा और रानी बनाया गया था। और जेम्स सेकंड ईस्टवर्ड डायनेस्टी के अंतिम राजा थे। यह एज किसके लिए रिमार्केबल रहा है? यह एज जो आयरनी, सटायर, पोटली बैनर, हीरोइक कपलेट, आर्टिफिशियलिटी, क्रिएट इमिटेशन, स्टिकनाम्स, ह्यूमन नेचर, मॉक एपिक, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉफी हाउस, मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल एसेस, ऑल दीज थिंग्स, वो सब जितना बताया गया उसके लिए फेमस था। देन यू सी की तमाम जर्नल्स आए, क्रॉनिकल है, टाइम है, टैटलर, स्पेक्टेटर, ये सारी बातें हो चुकी है। सेंटिमेंटल कॉमेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, ये सब बातें हो चुकी है। एरिस्टोक्रेटिक मैनर, फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, जॉन डाइड ए हीरोइक कपलेट वाज एन आइडियल मीटर। थिएटर 1660 में रीओपन किया गया। फ्रेंच कोर्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। सब कोई बात बड़ी बात नहीं। द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, ये भी हमने अभी बात कर लिया था। रोमांटिक पोइट्री में टॉमसन का द सीजन, अल्जीस थी। लेकिन यहाँ से कल हमें दूसरा लेना पड़ेगा। अब ये रोमांटिक एज का शुरुआत होगी। ये यहाँ से आज आपने क्या किया? आज आपने एक तरह से देखा जाए तो एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी आपने कवर, सॉरी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी आज आपने कवर कर लिया है। ऑगस्टन एज कवर किया है, और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी पूरा का पूरा चीजें लगभग कवर हो गया। 4 बीस नॉवेल वगैरह आएगा,
वो आगे वाले सेक्शन में होगा। तो काफी बड़ा सेक्शन आज आपने कवर किया है। कल हम लोग जो बात करेंगे वो रोमांटिक एज की शुरुआत कैसे होती, क्या सब फीचर्स होते हैं। तो ठीक है, बस यही तक इसको करता हूँ। और जितनी चीजें थी वो आपको रिवाइज करा दी गई है। अगर आपका कोई क्वेरी होता है या कुछ आपको कहना होगा तो